दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान ख़ान हूँ। बेशुमार सोशल मीडिया सार्फिन ने कुछ सवालात रखे हैं अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए। कुछ ख़वातीन ने भी रब्ता किया, कुछ सवालात किए। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत डॉक्टर ताहिरा कंवर। राजपूत घराने से ताल्लुक़ है, बहुत ही खूबसूरत हैं। CEO हैं एस्थेटिक क्लिनिक की, और इनसे गुफ्तगू करेंगे। वो तमाम सवालात इनके सामने रखेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले तो अपनी ये खूबसूरती का राज बताएं। हर इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। हम उसको जो सिर्फ जस्ट ब्यूटीफाई करते हैं। हमारी फील्ड जो है जिसका मकसद जो है वो लोगों को ये अपीयरेंस आपको ज़्यादा प्रेजेंस करना। खूबसूरत बनना भी पड़ता होगा कि क्लाइंट आएगा, हमें देखेगा तो पता चलेगा कि आप एस्थेटिक फिजिशियन। मैं एस्थेटिक फिजिशियन हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। जी जी। मेरी ट्रेनिंग्स जो है वो बाहर की हुई हैं डिफरेंट अच्छा। उसमें प्रोसीजर्स में। जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मेरी बेसिकली एक्सपर्टीज़ जो है वो कैमोफ्लाज और ये पिगमेंटेशन से रिलेटेड है। आमतौर पर पाकिस्तान कम्युनिटी में किस तरह के क्लाइंट ज़्यादा हैं, किस चीज़ के, क्या मसाइल हैं? हाँ, अगर मैं बताऊँ जो मेरी ओवरऑल प्रैक्टिस है 7 to 8 years में, जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स मैंने डील किए हैं वो मैंने पिगमेंटेशन के पेशेंट डील किए हैं, जिसमें हम आम ज़बान में उनको कहेंगे कि फ्रैकल्स हो जाती हैं। अच्छा। फीमेल्स के फेस के ऊपर छाइयाँ जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स या फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर मेरे पास उस तरह के पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद तो वो जो लड़कियां अच्छी खासी होती हैं, लेकिन वो जो छाइयाँ पड़ जाती हैं किसी भी इलाज से, किसी भी चीज़ से वो ठीक नहीं हो पाती, हमेशा रहती हैं नहीं, छाइयाँ। ऐसा नहीं है। ये एक हमारा वो है कंसेप्ट है, या हम उसमें जो है वो चीज़ें कर लेते हैं कि हमारी एक प्रेगनेंसी में ये चीज़ हुई थी, फिर सेकंड प्रेगनेंसी हुई, फिर तब से जी। जो है चल रही है। होता क्या है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हार्मोन्स हमारे फ्लक्चुएट करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड रीज़न हो सकती है वो आपका HB लेवल जो है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो आपका कम हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और आफ्टर डिलीवरी जो है हम इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर पाते, हम अपनी HB को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो एक ये चीज़ हो जाती है कि आयरन डेफिशिएंसी से भी जो है वो फ्रैकल्स हो जाती हैं। एक ये मेजर रीज़न हो सकती है जो आपकी प्रेगनेंसी में जो फ्रैकल्स बनती है। दूसरा फिर ये होता है कि अगर साइड बाय साइड आप कोई फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, सन एक्सपोजर आपका ज़्यादा है, रूटीन केयर आपकी ठीक नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स ये चीज़ आपकी अच्छा, अच्छे चलती है। घरानों की ख़वातीन जिनकी खुराक बहुत अच्छी है, केयर मिलती है, मासियाँ घर में काम कर रही हैं, लेकिन छाइयों का मसला है, मैंने खुद भी देखा है, हाँ, अच्छी खुराक के बावजूद। देखिए खुराक इसमें मैटर नहीं कर रही होती है कि अगर आपकी एक चाहिए तो आप कहें कि अच्छा खाना खाने से आपकी जो है वो फ्रैकल्स ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। होता है क्या है कि आप जो है मेरे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो 80% पेशेंट्स इस चीज़ से डिनाई करते हैं। वो बताते ही नहीं है कि उन्होंने कभी कोई स्टेरॉइडल थेरेपी ली होगी, अच्छा। या उनके ऐसा भी नहीं होता कि आप फार्मूला क्रीम्स लगाते हैं तो उसके कोई साथ के साथ आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले वो इस्तेमाल ज़रूर की होती हैं। वो अच्छा। आपकी स्किन को थिन कर रहा होता है, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी टाइम के बाद आते हैं। सही। तो फिर ये वाली वो जब पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनसे, मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आपने कोई फार्मूला क्रीम्स लगाई? नहीं नहीं डॉक्टर, मैं तो कभी वो लगाती ही नहीं हूँ। तो लेकिन लगाते तो हैं ऑफ कोर्स। लड़कियां तो, हर लड़की कहती है कि सारी दुनिया की लड़कियां लगाती, मैं ही नहीं लगाती। सिर्फ लड़कियां नहीं है, अगर अब मैं बात करूँ लड़कों की या मेल्स की, तो वो भी किसी बार्बर के शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे एक बार्बर ने बनाई होती है, वो कहते हैं आप ये लगाए। किसी दूल्हे को कहते हैं कि आप लगाए तो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वो भी लगाते हैं। अच्छा। उनको भी स्किन के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। ये जो रंग गोरा करना है, ये फ्रॉड है, ये वाकई कोई टेक्निकल साइंस है, मेडिकल साइंस में ये है कि रंग गोरा हो सकता है? मेरी फील्ड से रिलेटेड मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये फ्रॉड है। मतलब एक ओपन क्वेश्चन है, सबके जहनों में आता है। नहीं, फ्रॉड नहीं है। चलो, एक होता है कि काला रंग, मैं कहता हूँ काला भी छोड़ें, सांवला रंग, मुनासिब रंग, गंदुमी रंग, उसको आप गोरा कर सकते हैं? क्या वो हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके है अगर आप कहें कि आपने कहा कि ये गोरा, गोरा रंग से मुराद आप जैसा उसका रंग हो जाए? हाँ, मेरे जैसा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप आफ्टर केयर कितनी करते हैं। ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर आप ले रहे हैं तो वो एसोसिएट करता है कि आपके जो है आफ्टर केयर के क्या साथ। वो दवाइयाँ हैं या खाने पीने की कोई चीज़ है, क्या है? नहीं, हमारे एक पिगमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर है, मेलानिन। जब वो बनता है उसके हम उसको जो है वो कम कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। जो हमारे ये जितना भी कलर कम्प्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हो रहा होता है, तो उसके ज़रिए जो है हम एक तरह से कह लें कि हम टॉपिकल भी उसको यूज़ कर सकते हैं, हम मेडिसिन के थ्रू भी कर सकते हैं, और हम IV इंजेक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर आपका अब जैसे अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम 2 टेस्ट लाजमी करवाते हैं, एक LFTs RFTs। अगर वो प्रॉपर ठीक है, आपका लीवर प्रॉपरली फंक्शनिंग है, उसकी सारी चीज़ें ठीक है, इम्यूनिटी आपकी ठीक है, तो फिर आप ये करवा सकते हैं। रंग गोरा हो जाएगा?
रंग गोरा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको आफ्टर केयर वेरी इंपॉर्टेंट। एक दफ़ा रंग गोरा करने पे कितना खर्चा है? डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप एक कौन से प्रोडक्ट जेनेरिक यूज़ कर बताएं, रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ, मैंने गोरा बनना है, कितना खर्चा होगा? पहले मैं आपसे पूछूंगी आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि हम कभी भी किसी पेशेंट को ऐसा कमिट नहीं करते कि हाँ जी आप आएँ, आप प्रोसीजर लें और हम आपको 100% रिजल्ट्स की गारंटी देते हैं, नहीं। अच्छा, ठीक है। पहले मैं आपका लाइफस्टाइल पूछूंगी कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका सन एक्सपोजर क्या है। अगर आप एक प्रोसीजर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप वाइटनिंग इफेक्ट के लिए कुछ भी ले लेते हैं, उसमें आईवी इंजेक्शंस हो सकते हैं, अच्छा, आपकी मेडिसिन हो सकते हैं, आपको टॉपिकल जो है वो सीरम्स या वट कोई भी प्रोसीजर्स लेते हैं, सन एक्सपोजर आपका बहुत ज़्यादा है तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है। हज़ारों में, लाखों में, एवरेज आप बता सकती हैं कि देखें, अब एवरेज एक पैकेज है कम से कम 4 लाख लगेगा? नहीं, इतना नहीं है एक्सपेंसिव, हज़ारों में है, क्योंकि हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं तो ऑफ कोर्स हम हर तरह की रेंज के पेशेंट्स को डील करते हैं। तो हमने अपनी प्रोडक्ट्स अच्छी रखी हुई हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि लाखों में हो और उसके बाद पेशेंट बेचारा जो है उसको रिजल्ट्स भी ना आए। ये जो इंजेक्शन आप लगाते हैं रंग गोरा करने वाला, एक इंजेक्शन की कीमत क्या है? मैंने आपको बताया ना, ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। आमतौर पे अपने आप क्लिनिक कोरियन में प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप अमेरिकन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अब क्या ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग है उसकी प्राइसेस तो वेरिएट, मतलब हर किसी की अपनी स्पेशलिटी ठीक है, है। हर किसी के पास अपनी प्रोडक्ट है। ये जो माँ बाप को अल्लाह बच्चा दे देता है, बड़े खुश होते हैं, वो बार बार फिर उसकी गंज करवाते हैं कि हम तो गंजे थे, हमारा जो बच्चा है ना, ये बड़ा हो तो घने बाल हों, मोटे बाल हों, चमकदार बाल हों, काले स्याह बाल हों, गाढ़े बाल हों। वो बार बार उसकी गंज करवाते हैं 8, 10, 15 दफ़ा 2-4 साल में। ये मिथ है या वाकई कोई साइंस है कि गंज कराने से बाल मोटा आएगा? अगर इसकी साइंस होती तो मेरा एक सवाल आपसे है कि विद इज पैसेज ऑफ टाइम, जब हमारी एज बढ़ती जाती है या किसी को जेनेटिक इश्यूज होते हैं और उसके सर के बाल ख़त्म हो जाते हैं, तो वो क्यों नहीं बार बार गंज करवाते कि उनके बाल वापस आ जाए? हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि नहीं हमने आ सकते। अच्छा, नहीं देखिए, मेडिकली एक देखिए, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और एक जो है वो बड़ी एज का बच्चा है। दोनों में अगर हम प्रॉब्लम उनका देखें, एक अभी उसका स्टार्टअप है और जी। एक का ख़त्म हो चुका है। आपका गंजपन आपकी बार बार शेविंग के साथ नहीं है, ये को रिलेट करता है आपके हार्मोन्स के साथ। बिल्कुल ये को रिलेट करता है, क्योंकि हम एसोसिएट करते हैं कि जैसे एक मेल पेशेंट है वो शेव करता है तो उसके बाल बहुत ज़्यादा थिक आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको लगता है कि अच्छा ये शेविंग प्रोसेस अगर हेड पे भी किया जाए तो उससे भी आपके बाल थिक आने शुरू हो जाएंगे या बाल आपके घने होने शुरू हो जाएंगे, ये मोटा बाल आएगा। हेयर फॉलिकल जितना है वो उतना ही अच्छा, रहता है। गंज करवाने से बच्चों का बाल मोटा नहीं आएगा? नहीं, तो फिर उसको बेहतर कैसे करेंगे? उसके बेहतरी के लिए उसकी डाइट बेहतर करें। डाइट बेहतर करें? यस। क्या खिलाएं उसको बाल बेहतर करें? उसको आप सारे जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, वो वाली रिच सोर्स डाइट्स जो है वो आप उसको दें, बच्चे को दें, बड़े को दें। इवन हम लोग खुद इस एज में भी जो है हम मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर यही सवाल ऑयल के लिए, तेल के लिए, हमसे ये तेल खरीदें, 2500 रुपये का तेल है, 200 ml की बोतल है, आप हमसे ख़रीद लें, इतना मोटा मोटा बाल आएगा, रस्सी जितना। देखिए कोई तेल लगाने से रस्सी जितने का तो मुझे नहीं पता, ये तो जब आप किसी चीज़ को सेल करते हैं तो ऑफ कोर्स ये उसके अपने वो होते हैं कि वो अपनी Tactics। प्रोडक्ट को किस तरह से जो है वो बना के सेल करते हैं। ये मिथ है या ओरिजिनल बात है? ठीक है, बात नहीं। साइंटिफिक रीज़न है इसकी? ऑयल देखिए, लगाने से बाल- साइंटिफिक रीज़न इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑयलिंग एक अच्छी चीज़ है, वो मॉइस्चराइज करता है, वो आपके बालों में नरिशमेंट करता है, आपके बालों को सॉफ्ट करता है, ठीक है। वो कोई भी ऑयल हो सकता है, ऐसे नहीं हम कह सकते कि हर चीज़ से हम कह नहीं जी इसका साइंटिफिक जो है वो नहीं है। ऑफ कोर्स एक कुछ चीज़ है तो उसका जो है वो साइंटिफिक भी होता है, ये आपके बालों को नरिशमेंट करता है, अच्छी बात है, आप उसको लगाएं, सॉफ्टनेस आती है बाल। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप उसको ओवर द नाइट या ओवर द डे आप उसको प्रॉपरली जो है वो ऑयलिंग करके छोड़ दें। उससे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स भी आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो आपके उसके पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, तो आपके वहाँ पे प्रॉपरली जो है वो नरिशमेंट नहीं होती बालों की, तो वो फिर प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, आपके बाल जो है आप खुद ऑयल लगाती हैं बालों में? यस। चलो बता दें, कौन सा ऑयल लगाती हैं? घर में आपकी वालदा ने, सास ने मिलके कोई रीठे आंवले का तेल बनाया हुआ है? नहीं, वो नहीं अदरक लहसुन प्याज डाल के, या कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई तेल है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल का भी नहीं है, जो आम ऑयल होते हैं वो यूज़ करती हैं, और जो भी मिल जाए, मतलब अच्छा ऑयल होना चाहिए, ऑलिव ऑयल अच्छा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। गरीब आदमी को तो देखने को नहीं मिलता, आप बालों में लगाती हैं माशाल्लाह। हाँ, वो देखिए उसकी एक क्वांटिटी है ना, आप उसको जो है वो कितना यूज़ करना चाहिए, उसको डिफरेंट उसके साथ जो है वो ऑर्गेनल ऑयल होता है, इसके अलावा जो है उसमें मुख्तलिफ और ऑयल्स होते हैं, वो आप उसको जिंजर ऑयल होता है उसके साथ आप मिक्स करके
वो करवा ये सकते हैं सरसों लोग। का तेल बड़ा आम है। लोग इसका बनवाते हैं, स्पेशली बहुत सारे जो ऑर्गेनिक टाइप के जो होते हैं, जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने के जो आदी होते हैं, वो अपना स्पेशली डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके एक ऑयल बनवाते हैं। बिल्कुल ठीक। वो बनवाने में कोई इशू नहीं है, आप बनवा सकते हैं। ये जो कहते हैं प्याज का पानी ग्राइंड कर लें, फिर प्याज का पानी लगाएं, ये हमारी अदरक सारी लहसुन। वो है ना, होम रेमेडीज़ हैं। और ये बात झुटलाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि 50% से ज़्यादा रिजल्ट अच्छे हैं लोगों के। वो कहते हैं जी मैंने लहसुन रगड़ा था तो बाल आ गए, अदरक पीस वो के लगाई थी तो देखिए, बाल आ वो गए। डिपेंड करता है। हर पेशेंट जो है, अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ को आप जो है उसके ऊपर जो है टीवी पे या किसी भी चीज़ पे, या अब तो मोबाइल में कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया स्ट्रांग हो चुका है। अगर आपको ने कोई चीज़ देखनी है मोबाइल पे आपको आ रही है और आप देख रहे हो और आप कह रहे हो कि इसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और यही रिजल्ट्स मेरे पे भी आएंगे। एक देखे ना, हमारे सामने कोई एक चीज़ 50 दफ़ा फिजिकल आएगी उसकी ना, एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी काउंट करेगी, कमी किस चीज़ की आपको है। एक चीज़ 50 दफ़ा आपके सामने नज़र आ रही है ना, तो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ही है। हमारा सोशल मीडिया हमें इतनी दफ़ा वो चीज़ दिखाता है कि अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में वो फीड हो चुकी होती है कि ये प्रोडक्ट दी बेस्ट है और ये मेरे लिए ही है। लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए है। कोई लड़की आपको सुन रही है, कॉलेज की है, घर की है, जो भी औरत है, वो चाहती है कि मेरे बाल मोटे चमकदार घने हो जाएं, हर किसी का शौक है, तो वो क्या करे? मैं उनको मशवरा दूंगी कि आप जितना अपने बालों को ऑर्गेनिकली जो है वो रख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारी बच्चियां कॉलेज गोइंग होती है तो आयरन बहुत करती है, स्ट्रेटनर बहुत यूज़ करती हैं, या केराटिन एक्सटेंसो, ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो वो कर रही होती हैं। बहुत टीन एज में बच्चियां स्टार्ट कर देती हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके बाल जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। डाई करवाते हैं, मल्टीपल आपको उसमें स्ट्रीकिंग है, डाई है, एक्सटेंसो है, ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा बहुत बालों की ज़्यादा थिकनेस कम होती जाती है। थिकनेस भी कम होती है, उसके अलावा आपका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। आप हीट उसको बार बार इतनी ज़्यादा आप हीट खुरदरापन आ देते हो, जाएगा। वो आपकी रफनेस आ जाती है। जितनी उसकी रफनेस होती है तो ऑफ कोर्स वो आपके जो रूट्स के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, तो आपके बाल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आप अच्छी डाइट लें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, स्टीरॉइड्स उसमें जो सल्फेट फ्री हो वो आप शैम्पू, सल्फर फ्री हो। हाँ सल्फर फ्री जो है वो शैम्पूज़ हैं वो यूज़ करें। अच्छे आप जो है मास्क यूज़ करें, अपने बालों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें, और प्रोसीजर्स ये वाले कम से कम लें। अभी तक कोई ऐसी क्लाइंट, लड़की किसी भी उम्र की खातून हो सकती है, आई है जिसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो? हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल्स भी कराती हैं और मेल्स भी करवाते हैं। हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कैंसर सर्वाइवर के पेशेंट्स होते हैं, एलोपेशिया के पेशेंट्स हो जाते हैं, जी 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 जी। उनके जैसे ये बाल जो है आईब्रोज पे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो वाले पेशेंट्स भी प्रोसीजर्स लेने आते हैं। तो समटाइम्स जो है वो आपके ट्रांसप्लांट आपके आईब्रोज के लिए जो है वो इफेक्टिव नहीं होता, तो उसके लिए फिर वो डिफरेंट प्रोसीजर्स और लेते हैं। फीमेल्स भी करवाती है, मेल्स दोनों करवाते हैं। अच्छा, कोई आदमी आपके पास आता है तो आप कब कहती हैं कि अब कोई हल नहीं रह गया, या तो आप चले जाएं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें? उसमें हमारे पास दो तरह क्या की स्टेजेस हैं? मैं आपको बता देती हूँ, दो कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं या फिर हम हेयर पीआरपी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर एक पेशेंट के बाल गिर रहे हैं या उसके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं तो हम उनको हेयर पीआरपी के सजेशंस देते हैं। लेकिन अगर उनका स्कैल्प हेयर फ्री है, बाल ही नहीं है, अच्छा। हेयर फॉलिकल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे ट्रांसप्लांट ही जो है वो कारआमद है, वहाँ पे हेयर पीआरपी कारआमद नहीं है। ये लोग पीआरपी से पहले भी कोई स्टेज है? नहीं, पीआरपी से पहले कोई स्टेज नहीं है। अच्छा, ये मुझे देखें आप, मेरे बाल देखें। आपके बाल जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस बात की करूँ कि यहाँ पे आपके बाल थिन है लेकिन बाल हैं बहुत पतले हैं, यहाँ पे अगर हम पीआरपीस करेंगे तो ये क्या होगा कि ये आपकी थिन बाल जो है वो थिकनेस में कन्वर्ट होकर वहाँ पे वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही वॉल्यूम आएगा तो ऑफ कोर्स ये वाला आपका जो पार्ट है ये कवर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक तरह से हेयर लाइन बननी शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर ये आपका एरिया कवर हो सकता है। अब अगर हम इससे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए जहाँ पे बिल्कुल बाल ही नहीं है, तो इसको हम हेयर पीआरपी से नहीं कर सकते, हम इसको ट्रांसप्लांट से ही कवर करेंगे। अच्छा, पीआरपी के बाद बेशुमार सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस आई, तस्वीर आई कि अब डर गए हैं लोग इवन पीआरपी करवाने से भी। हेयर ट्रांसप्लांट तो चलो अगला स्टेप है, रिएक्शन बड़ा सीवियर रिएक्शन हुआ है। मतलब कोई भी रैंडम बात कर लें, कुछ लोग हैं उनकी तस्वीर आई कि ये मैंने पीआरपी करवाया था, कोई कहता है मैंने फलानी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, वो बड़े बड़े ज़ख्म थे और दिल बड़ा ख़राब हो, लोग डर गए। करवाना चाहते हैं लोग, पीआरपी बेहतर होना चाहते हैं, लेकिन वो डर गए रिएक्शन से। रिएक्शन नो डाउट हो जाता है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं। इसमें हम पहले जब पेशेंट हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है
तो सबसे पहले हम जो उनको बताते हैं, उनको डाउन टाइम बताते हैं उस प्रोसीजर का। डाउन टाइम को अगर मैं आम ज़बान में पब्लिक को बताऊं तो उसका मतलब है कि रेडनेस हो जाती है, पेन होता है पेशेंट को, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो हम इसको डाउन टाइम कंसीडर करते हैं। तो हम पेशेंट को बताते हैं कि इस प्रोसीजर का इतना डाउन टाइम है, इतनी देर तक आपके फेस के ऊपर या स्कैल्प के ऊपर जो है वो रेडनेस हो सकती है, आपको स्वेलिंग हो सकती है, आपको पेन फील हो सकता है। हम पेशेंट को पहले मेंटली प्रिपेयर्ड करते हैं, आफ्टर दैट फिर प्रोसीजर करते हैं। और ये नॉर्मल थिंग है, ये खुद ही कुछ टाइम के बाद जो है वो सेटल डाउन हो जाती है। इसके अलावा जो आपने रिएक्शन की बात की वो डिपेंड करता है कि आपके कंसल्टेंट या आपका डॉक्टर या आपका एस्थेटिक फिजिशियन उसने क्या टेक्निक्स यूज़ की है। ठीक। टेक्निक्स बड़ी मैटर करती हैं कि उन्होंने किस टेक्निक से आपको इंजेक्शंस लगवाए, उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किया, क्या उन्होंने सिर्फ प्लाज्मा ही यूज़ किया या उन्होंने कोई इंजेक्टेबल्स भी यूज़ किए हैं। तो ये दोनों चीज़ों का जब मिक्सचर होता है तो ऑफ कोर्स उसका थोड़ा बहुत डाउन टाइम होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट्स अ सेफेस्ट प्रोसीजर, ये आपका सेटल डाउन हो जाता है। हो सकता है। यस, 4 to 5 डेज़ के बाद सेटल डाउन हो जाता है। फीमेल की बात करेंगे, फेस की, बॉडी की, बाल ख़त्म करवाने के लिए लेज़र करवाती हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होती हैं, रेडनेस आ जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, ख़ारिश हो जाती है, पेन भी हो सकता है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है और मल्टीपल इश्यूज़ हैं इस तरह के, तो उनके लिए क्या हुक्म है? लेज़र एक अच्छी चीज़ है। आज से कुछ साल पहले अगर आप देखें तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ को जो है वो मिनिमाइज़ करने का एक तरीका था कि उसको जो है वो वैक्स की जाती थी, थ्रेडिंग की जाती थी, या उसके बाद अगर मैं कहूँ तो जो उसके बाद जो प्रोसीजर आया वो रेज़र आया। रेज़र। यस, सबसे पहले वैक्स थ्रेडिंग जो सैलून्स में होती थी, जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आई वो रेज़र आई कि रेज़र फीमेल्स में जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सैलून जाएँ, वैक्स करवाएं, थ्रेडिंग करवाएं, वो बस रेज़र यूज़ करती थी। मशीन रेज़र। नो, कुछ मशीन्स के ज़रिए या जो आप लोग रेज़र शेविंग के लिए मेल रेज़र यूज़ करते हैं वो रेज़र ही पूरी ओके। बॉडी पे कर लेती थी। फिर क्या हुआ कि उससे जो है वो कुछ लोगों के बॉडी पे रिएक्शंस आने शुरू हो गए। जब वो शेव करती थी तो वो वहाँ पे रेडनेस आ जाती थी, या उनके बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होने की वजह से स्किन छोटे छोटे बम्प्स बनते थे, दाने बनते थे, ईचिंग उनको होती थी। अब जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, कॉस्मेटिक अगर मैं उसको बताऊँ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ बहुत आगे, तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट अगर आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ के लिए आप हम कहें तो वो लेज़र है। ठीक है। लेज़र में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक। ऐसा नहीं है कि एक लेज़र है तो उसी के ऊपर जो है वो सारे आपके वो हो रहे हैं, उसमें फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ जाती है। अब उसके सेशंस रिकमेंडेड। ओके। ये बताना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो समझता है कि ये एक आधा हम सेशन करवाएंगे और बाल ख़त्म हो जाएंगे, कभी बाल नहीं आएंगे। और मैं कहती हूँ कि हमारे पास कंसेप्ट तो यही हम है। कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम यूँ घुमाएंगे और आपका रिजल्ट कंसेप्ट है कि चलो इतना महंगा प्रोसीजर है, एक दफ़ा में शायद हो जाए। नहीं, पहले महंगे थे, अच्छा। अब तो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो एक्सपोजर हो चुका है। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो स्टार्ट कर लिया है, एस्थेटिक्स जो है वो प्रॉपर उसके ऊपर डिग्रीज आ रही हैं, तो अब इसकी जो है वो कॉस्ट और जो है ना वो थोड़ा सा कम होने शुरू हो गई हैं इसके। लेकिन अब इजीली जो है वो पेशेंट ये ले सकता है, तो उसके रिजल्ट्स एज़ कम्पेयर टू वैक्स और थ्रेडिंग के ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा। बगलें काली हो जाती हैं, ये दोबारा कुदरती रंगत में लाई जा सकती हैं? बिल्कुल लाई जा सकती हैं। होता क्या है कि जहाँ पे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होनी शुरू हो जाती है, स्वेटिंग होती है, तो वहाँ पे जो है वो डिस्कलरेशन या मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। उसको जो है वो हम दोबारा जो है वो अपनी पिगमेंटेशन को या डिस्कलरेशन को ख़त्म करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास डिफरेंट केमिकल पील्स आ चुकी हैं, हम उसके ज़रिए उसका जो है वो डिस्कलरेशन को ख़त्म कर सकते हैं। हम लेज़र थेरेपीज़ के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, हम इंजेक्टेबल्स को थ्रू वो कर सकते हैं। अच्छा, ये बोटॉक्स है, कोई अपने गाल ऊंचे करवा लेती है लड़की, लड़कों में तो खैर इतना शौक नहीं है, लड़कों को ज़्यादा शौक है। आपको लड़के तो कुदरती खूबसूरत होते हैं। नहीं, लड़कों को ज़्यादा शौक है, वो लड़कियों को देख के अब वो भी कहते हैं कि नहीं हमें खूबसूरत नजर आने के लिए वो भी ज़्यादा कॉन्शियस है। होंठ मोटे करा लेती हैं लड़कियाँ, नाक हालांकि पहले ही खूबसूरत होती है लेकिन पता नहीं वो क्या चाहती है मज़ीद खूबसूरत कराने के लिए, फिर ये भवें उठवा लेती हैं लड़कियाँ, गाल उठवा लेती हैं। तो ये कितने % होता है कि बेहतर चलती है या उनका रिएक्शन आता है, कितने % उसका 100%? रिएक्शन उनका उसी वक्त आता है जब आप किसी राइट कंसल्टेंट, राइट अपने एस्थेटिक फिजिशियन से प्रोसीजर्स नहीं लेते। अच्छा। जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, जिनकी हैंड्स ऑन नहीं होती है, तो ऑफ कोर्स उसके जो है वो रिएक्शंस आ सकते हैं, रिजल्ट्स उसके जो है वो नहीं उस तरह से अप टू द मार्क आते।
तो लेकिन जहाँ तक उसका लास्टिंग टाइम पीरियड है, ये इंजेक्टिबल्स के थ्रू किया जाता है और 6 to 8 मंथ्स ये लास्ट करता है। नॉन इन्वेसिव लाइक सर्जिकल नहीं है, बिना सर्जरी के आप इंजेक्शंस के ज़रिए अपनी जो है वो चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जो आपकी डिज़ायर लुक है, जैसा आप चाह रहे हैं या जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। असल में तो जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं ये क्यों इन होते हैं, ये इस वजह से होते हैं कि जो ट्रेंडिंग हमारी चल रही होती है हम उसी के अकॉर्डिंग चला रहे होते हैं, तो ये उसको मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरीज के ज़रिए आप अपनी डिज़ायर लुक जो आप चाहते हैं कि मेरे लिप्स ऐसे हो जाए, मेरी नाक ऐसी हो जाए, मेरे चीक्स ऐसे हो जाए, तो वो मुमकिन है। कभी कोई लड़की ये लड़का आपके पास आता है और कुदरत में छेड़खानी करने का कहता है और आपको लगता है कि ये बज़ाहिर तो प्यारा है या प्यारी है, कभी आप उसको ये भी सजेस्ट करते हैं आपको ज़रूरत नहीं है? यस, आपने कहा है? यस, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली बच्चियाँ, टीनेज बच्चियाँ। बिलीव करें कि बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि लिटरली उनके पेरेंट्स इस कदर डिस्टर्ब पेरेंट्स मैंने देखे हैं। वो आके सबसे पहले बच्ची तो उनकी बाहर ही होती है या बच्चा बाहर होता है, मेरे पास वो आके बैठते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैडम मेरी बच्ची को जाना ये इशू है। एक जेन्युइन केस आया था और वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जो बुलिंग होती है वो उसको जो है वो कर करके जो उसके साथ के स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको इतना कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया कि वो उठते बैठते वो कहती थी मुझे इस जैसे होंठ बनाने हैं, मुझे इस जैसा खूबसूरत। साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया उसको। उसने मुझे बाकायदा इतनी पिक्चर्स दिखाई, डॉक्टर मुझे इस जैसा बनना है। मैंने उसकी इतनी काउंसलिंग की कि आप बहुत खूबसूरत है, इससे कई गुना से। वो कहती नहीं मुझे ऐसा ही बनना है। क्या एज होगी उस लड़की की? 15 to 16 ईयर्स। अच्छा, अभी कॉलेज में गई, यानी जवान थी। यस, अभी कॉलेज में गई और उसको इस कदर साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर वो ये कहती है कि इस तरह से करना है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगी, हाँ लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए, मैं आपके लिए मैं उसको बुलाऊंगी, मैं कंसल्ट भी करूँगी, मैं उसका प्रोसीजर जो मेरे पास मशीन्स है, लेकिन हम उसको प्रॉपर वो नहीं करेंगे। हम उसको करेंगे यही कि हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में प्रोसीजर नहीं होगा, जस्ट उसके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि एटलीस्ट वो इस चीज़ से, ट्रॉमा से बाहर निकल आए। तो एक ये वाली भी चीज़ आ गई कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ आइडलाइज करते हैं कि हमें इस जैसा खूबसूरत होना है। तो वो तब भी हमारे पास जो है वो बहुत सारी इस चीज़ में जो है वो आते हैं कि हमारी नाक ऐसी है, हमारी आंखें ऐसी हैं, हमारे होंठ ऐसे हैं, ये बना दें। तो हम जितना काउंसल कर सकते हैं हम करते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसमें फिर पेरेंट्स को, सोसाइटी को, टीचर्स को, आप जैसे डॉक्टर्स को बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग की तरफ भी जाया जाए, एजुकेट करना बच्चों चाहिए। को एजुकेट किया, क्योंकि कमर्शियल लाइफ होगी इतनी ज़्यादा, सोशल मीडिया पे रोज़ एक नई चीज़ देखते हैं। अब बच्चियों में, हम भी माशाल्लाह बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स मैंने देखा है मुआशरे में भी, इर्द बहुत करीब भी, कि गोरा रंग कोई खूबसूरती की अलामत है? हमारे पाकिस्तान में तो बहुत है, खूबसूरती की अलामत है। हम समझते हैं कि जब बच्चा पैदा भी होता है तो उसका भी हम देखते हैं, उसकी क्या चीज़ देख रहे होते हैं, उसका देख रहे होते हैं कि उसका वेट कितना है और उसका कलर कम्प्लेक्शन कैसा है। माशाल्लाह अल्लाह ने चांद सा दिया है। हाँ, चांद सा, अगर चांद काला हो या सांवला हो या सांवली हो या काली हो तो उसको आप चांद कंसीडर नहीं करते। कोई ऐसा आया हो, ज़ाहिर है मजबूर होता है हर इंसान किसी ना किसी मजबूरी में आप तक पहुंचता है कि रंगत गोरी थी, उसको देखिए रंगत काली थी और गोरा करना है, ऐसी कोई बेचारी मजबूर हाँ, माँ ऐसी कि मेरी बेटी के रिश्ते में मसाइल आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बच्चियों के, स्पेशली मैं आपको बताऊं कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ जब उनकी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से उनके प्रपोजल्स जो है वो ख़राब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 110% होते हैं। या फिर कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जिनकी स्किन के ऊपर इतनी एक्नी रही होती है और उसके बाद जो एक्नी से बनने वाले निशान होते हैं, उनकी पिगमेंटेशन होती है या उनकी मेरे पास आउट ऑफ स्टेशन से बहुत सारी बच्चियां आती थी, वो ये कहती थी कि डॉक्टर हम किसी तरह से ना इन 2-3 सेशंस में मेरा स्किन ख़राब कर दे, वो हो गई है, मेरा मुंह ठीक कर दें। क्यों? क्योंकि अभी डेट लेने आएंगे, अभी मेरी शादी के इवेंट की जो है वो फिक्सिंग होनी है, ये चीज़ होनी है। तो वो एक मेंटली इतना डिस्टर्ब रहती थी, तो इस वजह से भी जो है वो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ये इश्यूज़ होते हैं। मैं कहती हूँ कि ठीक है हम ब्यूटीफाई ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं उन सारे जितने भी जिनके एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, मैं ये ज़रूर मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि आप, मतलब लोगों ने ये समझ लिया कि ये इतने महंगे प्रोसीजर्स हैं कि इनको हम अवेल नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो है वो एस्थेटिक अब बनाने का पर्पस जो था
हम हर तरह की कम्युनिटी की और हर तरह के लोगों को डील करना चाहते हैं, जिनके लिए ये चीज़ मुश्किल भी है, जो नहीं हमारे तक अप्रोच कर सकते वो हमारे तक अप्रोच करें। हम उनको जो है हर तरह की जो है वो फैसिलिटेशन देने के लिए तैयार बल्कि हैं। आप तो इलाज के साथ साथ एक इतना बड़ा जो है नेकी का काम भी कर रही हैं, यानी कंसल्टेंसी का काम कर रही हैं, काउंसलिंग का काम कर रही हैं। देखें, हम पेशेंट को गाइड ज़रूर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक अपने इवेंट स्टार्ट होने से पहले, एक अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने से पहले वो इतना मेंटली डिस्टर्ब है, इस ट्रॉमा से गुजर रही हैं कि आने वाले टाइम में इस शक्ल के साथ, इस रंगत के साथ मेरे जो है वो इन लॉज या मेरा हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले आपने अपनी बच्ची या बच्चे में ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। अगर आपको वो इस सूरत में वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो आपके आने वाली लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आनी है, बहुत सारी मुश्किलात आनी है। आप इस माइंड सेट के साथ मत वो चीज़ों को ले चलें, क्योंकि ये देखिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आपको ज़रूर वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। आपकी मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, उसके लिए आप हमें अप्रोच करें, हम अवेलेबल हैं। आपका अगर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो नहीं पे कर सकते, हम उनको भी जो है वो करते हैं, क्योंकि उन बच्चियों की तो ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर मैं जो जनरली मेरिट पे आता हो, मैं अगर मैं ये कहूँ कि एक पर्सनालिटी को ग्रूम करने के या ब्यूटीफाई के अलावा अगर आप उसको देखें कि हमने क्यों कॉस्मेटिक सर्जरीज को हम किस तरह से वो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक अगर लोग जिसको वाकई जेन्युइन इशू है, जिसके वाकई बच्ची के बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से उसके बाल जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो ज़ाहिरी अपीयरेंस जब कोई देखता है तो वो बैकफुट हो जाता है, तो आप उसको प्रोसीजर दें, ज़रूर दें, उसको फैसिलिटेट करें। बिल्कुल ठीक। आपको करना भी चाहिए। ठीक। बीइंग अ डॉक्टर आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। और कुछ ऐसे पेरेंट्स जो काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनको भी ज़रूर आप जो है वो गाइड भी करें, उनकी काउंसलिंग भी करें, उनको हेल्प आउट करें। अब उस बच्ची को क्या पैगाम देती है जिसने इसी मुआशरे में ज़िंदगी गुजारी? जैसे अपने बुलिंग हुई थी उस लड़की के साथ, एक ट्रॉमा से गुजरी, अब एक बच्ची जवानी तक पहुंची, उसके रिश्ता होने वाला है, इसी सोसाइटी में रही, रंगत की वजह से परेशान हो गई, उसको क्या पैगाम देती हैं आप? उसको मैं एक यही मैसेज दूंगी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। आपकी ज़ाहिरी अपीयरेंस से ज़्यादा आपकी इनर ब्यूटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप अपने अल्लाह के कितने करीब हैं, आप अपने लोगों के लिए कैसा सोचते हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए जो है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाती हैं। तो आपने सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और आपने ये सोचना है कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया, मैं खूबसूरत हूँ। चाहे मेरा रंग सांवला है, चाहे मेरी नाक मोटी है, चाहे मेरी आंखें छोटी हैं, मेरे जैसे भी हैं, आप अल्लाह ताला के देखे एक नाबीना इंसान है, हम देख सकते हैं, तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत है। एक बेचारा जो बोल नहीं पाता, हम अपने लफ्ज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग को जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लोगों में जो है वो कर रहे हैं, तो कि इतनी बड़ी नेमत है। लोग सुन नहीं सकते, हम सुन सकते हैं। तो मैं उन लड़कियों के लिए, मैं उन लड़कों के लिए ये ज़रूर मैसेज दूंगी कि आप ये सोचें कि आप खूबसूरत हैं, आप ये मत सोचें कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अच्छा, लड़की वालों की परेशानी के बारे में आपने बताया, लड़की को मैसेज दिया, बड़ा खूबसूरत मैसेज था कि वो हर हवाले से अपने आप को मेच्योर रखे, इसी दुनिया में रहना अल्लाह ने बनाया। वो जो दूसरी पार्टी है, लड़के वाले, लड़के उस लड़के को, लड़के वालों को भी छोड़े, उस लड़के के लिए क्या पैगाम है जिसकी शादी हो रही है, जिसको लड़की की तलाश है? उसकी भी तो कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। वो घर में देखे ना वो क्या देखे? वो घर में देखे अपनी वालदा को, अपनी सिस्टर्स को। हाँ। देखे ना, आप किसी के लिए प्रपोजल लेके जाते हैं, तो मेरा मानना है कि आप उसको रिस्पेक्ट दें, उसको रिस्पेक्ट दें। यस, क्योंकि अगर आपके घर में कोई आता है तो वो भी तो वही रिस्पेक्ट चाह रहा होता है ना, आप भी वही रिस्पेक्ट चाह रहे होते हैं कि अगर कोई आया, किसी ने मेरी बेटी को देखा, आप एक नुमाइश कर रहे हो, तो सॉरी टू से जो हमारे आजकल कैलकुलेशन चल रही होती है, रंगत, दांत, कद। हमारे माशरे में क्या है कि अगर कोई प्रपोजल आ गया है तो बेटी को पहले बताया जाता है कि बेटी प्रपोजल आ गया, अब आपने इस तरह से तैयार होकर जाना। वो बेचारी जो है वो एक हफ्ते तक जो है ना इसी में रहती, मेरा प्रपोजल आ रहा है, एक माइंड सेट वो बनाती है, तैयारी करती है। जब वो केक और पेस्ट्री की तरह जो है उसको पेश किया जाता है, उसके बाद लड़के वाले उसको देखते हैं, अच्छा कद छोटा है, बेटा उम्र क्या है, अच्छा बाल कितने लंबे हैं, अच्छा आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है, अच्छा फिर सारा दिन क्या करती हो। ठीक है ना, ये भी एक ट्रॉमा है। और वो जो कहते हैं कि चल के दिखाओ, देखें ये बदतरीन शक्ल है ये भी एक ट्रॉमा है। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो बेचारा अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता, वो मुझे यही कंसर्न करते हैं कि मैडम हमें ऐसा बनना है,
हमें ऐसा बना दें। ज़रा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, मैं ऐसा यस, वो कहती हैं मैडम मेरा प्रपोजल है, मेरा अच्छा सा फेशियल करवा दें, मेरा अच्छा सा ट्रीटमेंट करवा दें कि मेरा प्रपोजल जो है वो फाइनल हो जाए। देखिए ये है कि इतना मेंटल आप स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस एक इतनी बड़ी जो है वो खुद से कह लेना कि एक बीमारियों की जड़ है। तो वो आपकी स्किन को कैसे ठीक रख सकती है, आपके बालों को गिरने से कैसे रोक सकती है। आप कंटिन्यूसली एक इस प्रोसेस से गुजर रहे हो कि आपके प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो रिजेक्शन की तरफ, अल्लाह ना करे कि कभी किसी बच्ची का रिजेक्ट हो, तो ये भी तो एक ट्रॉमा है। हम कह देते हैं कि हमारी स्किन ख़राब हो गई है, हमारे बाल गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, व्हाट्स द रीज़न। तो अगर मैं इन रीज़न्स में से करूँ तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि एक बच्ची जिसकी शादी होने वाली है उसको पर्सनल ग्रूमिंग की ज़रूरत है, या उसको अपनी कलर कम्प्लेक्शन को इन्हेंस करना है, या उसको अपने बाल जो उसके गिर रहे हैं उसको उसने ठीक करना है, तो उससे पहले जो उसको स्ट्रेस है उसको उससे तो रिलीज़ करवाएं। इस हवाले से तो आप लोग बड़ी दुआओं के मुस्तहिक हैं, बड़ी हिम्मत है कि सारा काम प्रोफेशनली तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो ख्वाबों को टूटता भी आप देख रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। इतनी ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी भी किसी से हो जाती होगी कि एक बच्ची का रिश्ता है और वो किस मैं तरीके से आपको ख्वाब बुन रही बताऊं है। कि मेरे पास जब कोई आता है ना पेशेंट, तो बिलीव करें ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ये नहीं है कि मैं अपनी किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आपके सामने ये बता रही हूँ। जी। लेकिन मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो हमारे पास, जैसे मेरे दूसरे भी डॉक्टर्स मेरे साथ एसोसिएट हैं, तो ये हम लोगों ने एक पॉलिसी जो है वो बनाई थी कि हम हर पेशेंट को जो है वो अपने साथ जो है वो ज़रूर, अगर हमारे तक कोई पहुंच गया है, हम 110% कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम उनको अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ अच्छी जो है वो ट्रीटमेंट और सर्विसेज दे सकें। अगर इन केस उनको रिजल्ट्स नहीं आते तो ये हमारी रूल है, ये हमारी पॉलिसी है कि हम उस वक्त तक उनके साथ रहते हैं जब तक वो मेंटली सेटिस्फाइड ना हो जाए। उसके बाद जितना मर्जी हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस देने पड़े, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देने पड़े, हम देते हैं। देखिए एक पीछे एक वो ट्रॉमा और एक वो लेके आया, एक फ़ीमेल है, उसकी शादी हो चुकी है, वो स्टार्टिंग में फार्मूला क्रीम्स लगाती रही है, लेकिन अब आप उसने आके छोड़ दी हैं, तो उसके घर में सास है जो बार बार उसको देखती है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे आके बताया, अगर वो सुनेंगी तो वो कहेंगी कि डॉक्टर ताहिरा आपने मेरी एग्जाम्पल कोट की। बिलीव करें कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं थ्रू आउट मेकअप में रहती हूँ। अच्छा। जब मेरे पास आई तो ऑफकोर्स उनके निशान थे, एक्नी थी, तो मैंने कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं, ये थोड़ी थोड़ी है तो इसमें, तो वो कहती है नहीं, मैं दिन में भी और रात में भी, मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉज को नहीं आज तक पता कि मेरा फेस इस तरह का है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कितने साल शादी के हुए? उसने कहा 4 to 5 years। तो मैंने कहा तो ऐसा कैसा मुमकिन है कि उनको ना पता? कहती है मैं मेकअप के बगैर कभी उनके सामने नहीं गई। 45 ईयर्स किस प्रैक्टिस में है वो और किस ट्रॉमा में है? आप देखें ना, एक छोटी छोटी ये चीज़ें हैं कि जो आपको ऑल द टाइम इस स्ट्रेस में रखती हैं। तो मैं सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आपके पास आए तो आप उनकी उस रूट को ज़रूर जो है वो कंसीडर करें, वो किस वजह से आपके पास आए। अब तो इतने बन गए ना, हमने ये सोच लिया कि ठीक है पेशेंट आ रहा है, अब एक बिज़नेस बन गया है ना। हमने वो शोभा भी जो डॉक्टर का है, डॉक्टरेट का है, हमने वो ख़त्म करके हमने कहा है कि ठीक है इनके पास पैसे हैं तो फिर ये दें हमें। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी जो है वो मारे जा रहे हैं जिनको वाकई प्रॉब्लम है, जो वाकई इलाज चाहते हैं, जो वाकई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए अपनी चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इसको बिज़नेस बनाया है और हम इस बिज़नेस की दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि वो बेचारे हम तक अप्रोच नहीं कर पाते। तो मैं ये आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर उनको कहूँगी कि वो हमारे तक पहुँचे। हमारे से जितनी हम हमारे से यस जितना हम मुमकिन कोशिश होगी हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ज़रूर करेंगे। अच्छा, बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर ख़वातीन की बॉडी में चेंजिंग आती हैं और पेट एक तरह से कहते हैं लटक जाता है, उसको वापस अपनी पहली वाली हालत में वो पेट वापस आ सकता है औरत का बच्चे की पैदाइश के बाद? आ सकता है। उसमें क्या होता है कि जब बच्चे, सब एक ये भी है कि हमारा कंसेप्ट है फीमेल्स में कि जब शादी होती है, शादी से पहले हम बहुत ख्याल रखते हैं, हमें अपना रंग भी गोरा चाहिए, हमें अपने बाल भी लंबे चाहिए, हमें खूब तवज्जो देती हैं। हम खूब तवज्जो देते हैं, हमारा रिश्ता अच्छी जगह होगा, अच्छा रिश्ता होगा। और जब हो जाता है तो फिर जब मेरे पास आती हैं तो मैं कहती हूँ कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर अपने पे तवज्जो क्यों नहीं देती? तो सबसे बड़ा आंसर मिलता है डॉक्टर टाइम नहीं होता।
एक और आंसर भी है, एक और जवाब भी देती है, मुझ तक भी वो आया, मैंने भी शायद भुगता है। कहती थी कि तुम अपनी बेटी को तो बहुत प्यार से रखते हो, हाथ का छाला बना के रखते हो, ऐसे ही मेरा बाप मुझे रखता था, तब मैं बहुत प्यारी थी। वो जो चीज़ शादी से पहले थी वो मेरे बाप की वजह से थी। मैं इतनी खूबसूरत तवज्जो मिलती थी, चीज़ें थीं, सहूलियात थी, जो भी। लेकिन अब शादी के बाद मैं तुम्हारे घर आई हूँ तो शायद मेरी लाइफस्टाइल में चेंज आया है। ये बात सच भी हो सकती है, ताना भी हो सकता है कि अब मैं तुम्हारे घर हूँ, तुमने मुझे रखा हुआ ऐसे। ये मैं कहूँ तो 50-50 है। इसमें मैं बिल्कुल भी उस मर्द को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी जो बड़े चाव से उसको लेके आया। ज़ाहिर है उसने उसको अपने घर का जो है एक उसका अहम फ़र्द है। अगर उसके बच्चे हैं तो उसकी लाइफ पार्टनर है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी पार्टनर जो है वो इस तरह से दिखे मुझे। जो पहले शादी से पहले इतनी खूबसूरत मुझे नज़र आती थी वो अब इस तरह से, उसका पेट लटका हुआ, वज़न उसका ज़्यादा बढ़ गया, रंग उसका बनने संवरने ख़राब का है, शौक था उसको जिसको बनने संवरने का शौक था। तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो इस तरह की बात सोचता होगा। लेकिन हमारी 80 to 85% फीमेल्स में जो प्रॉब्लम मैंने देखा, जब कंसेप्ट होता है कि जी आपकी शादी नहीं हुई तो आपने बहुत ख्याल रखते हैं, जब आपकी शादी हो जाती है तो वो कहते हैं जी अब तो शादी हो गई, अब किसने देखना? भी उसी ने देखना ना, उसके लिए तो आप तैयार हो, उसी के लिए बनो सवरो। ये तो नहीं है कि आप शादी से पहले बहुत उसको जो है वो होता था, जब शादी हो गई या एक आधा बच्चा हो गया तो फिर आपने हर चीज़ छोड़ दी। ये अच्छा, नहीं तो होना चाहिए पेट ना। का क्या क्या करेगी फिर? पेट का बिल्कुल आप अपनी डाइट पे ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, साथ में हमारे पास आएँ। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, फैट फ्रीजिंग है। जिम करें और वॉक करें, 10 कदम चले तो उसको सांस चढ़ जाएंगे। वो सांस नहीं चढ़ेगा ना जब कंटिन्यूअसली करेंगे, उसकी रूटीन बनाएंगे, क्यों सांस चढ़ेगा? कोई सर्जरी भी होती है इमरान खान इसकी? को कभी सांस चढ़ता है? वो बड़ा आदमी है। नहीं, आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता, बात आपकी लाइफस्टाइल और फिजिकल आपकी हेल्थ की रूटीन है। और आपकी फिजिकल फिटनेस की है। तो वो जो खातून चाहती है कि बस मैं डॉक्टर ताहिरा के पास आऊँ, मेरा बच्चा अब 6 महीने का हो गया है, भाई डॉक्टर ताहिरा मेरा के पेट पास वो ठीक कर दे, बिल्कुल नहीं, सीधा सवाल। मेरे पास तो जो आती है ना, मैं कहती हूँ आप मेरे पास ज़रूर है। मैं आपके हर तरह से आपको ब्यूटीफाई, आप सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ आप खूबसूरत हैं। आपने ये नहीं कहना कि मैडम हम आपके पास खूबसूरत, आप जैसा वो कहती हैं फीमेल्स, मैडम आप जैसा खूबसूरत, तो मैं उन्हें कहती हूँ सबसे पहले तो आप माइंड में रखें कि आप खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बनाया है। मैं तो सिर्फ आपकी ब्यूटी को इन्हेंस कर रही हूँ। जो कुछ टाइम के लिए आप उसको दबा के बैठ गए थे, जो चीज़ आप अपनी उससे निकल गए हैं, तो मैं उसको ठीक कर रही हूँ। तो मेरे पास ज़रूर आए, मैं उनका ट्रीटमेंट भी करूँगी। हमारे पास क्रायोथेरेपीज़ है, फैट फ्रीजिंग है, हम उसके ज़रिए उनका पेट जो है वो कर सकते हैं। जितने उनके जो है वो आर्म्स पे जो है वो फैट्स वगैरह हो जाती हैं, आपको वो रिमूव हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपने अपनी फिटनेस का, आप एक्सरसाइज जिम ज़रूर करें। अकेला डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, अकेला कर नहीं सकता। मुझे आप ये बताएं, एक डॉक्टर आपकी सर्जरी करता है, जी, वो इतनी बड़ी प्रिस्क्रिप्शन भी बना के देता देता है। ये खाना है, डू एंड डू नॉट, ये खाएं और ये मत खाएं, फॉर द लाइफ टाइम भी, फॉर द टेम्परेरी पर्पस भी। बिल्कुल। हमारे पास भी कुछ ऐसा ही है, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, जादू की हम छड़ी मैजिक नहीं कर सकते। या मैं अपने जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं मैं ये ज़रूर बताती हूँ, ये काउंसल करती हूँ कि हम फॉर द टाइम बिंग, टेम्परेरी बेसिस पे आपकी जो चीज़ ख़राब हो चुकी है हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपने उसका एहतियात खुद करनी है, आफ्टर केयर आपने खुद करनी है। आप जैसे वाइटनिंग इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम लगाने को तैयार हैं, आपको रिजल्ट्स भी आएंगे। आफ्टर केयर तो आपने करनी है, सन ब्लॉक आपने लगाना है, सन एक्सपोजर से आपने अवॉइड करना है। बिल्कुल। फैट फ्रीजिंग के लिए, क्रायो के लिए आप आएँ, हम आपके फैट को भी ख़त्म करेंगे, हम आपका पेट भी पीछे करेंगे। लेकिन क्या डाइट आप अपनी ठीक रखेंगे? क्या लाइफस्टाइल आप अपना ठीक रखेंगे? अच्छा, खूबसूरत चेहरा क्या होता है? खूबसूरत चेहरे की बुनियादी चीज़ें क्या होंगी? देखने वाले की आंख पे डिपेंड करता है कि उसे खूबसूरत क्या नज़र आना चाहिए, उसको क्या अपील करता है। किसी को आंखें खूबसूरत उसकी लगती है, किसी को उसको बोलना बहुत अच्छा लगता है। ये तो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए। अच्छा, तो एस्थेटिकली या एस्थेटिक फिजिशियन, एज ए एस्थेटिक फिजिशियन आप क्या कहेंगी मेडिकली के खूबसूरत चेहरे में क्या होगा? खूबसूरत चेहरा मेरे ख्याल से वो ट्रेंड के साथ भी चलता है, ट्रेंडिंग है। जैसे बहुत सारे लॉलीवुड हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, लोगों में एक ये होता है कि उस जैसा बनना है, ये एक फैशन है। मिसाल के तौर पे इंसान बताता है ना, मुझे उस जैसा बनना है। हाँ, तो वो वाली है। अदरवाइज़ तो मैं कहती हूँ पर्सनली, अगर मेरे से क्वेश्चनिंग करें तो मैं यही कहती हूँ कि हर इंसान खूबसूरत है। अच्छा, वो जो हमने पढ़ा और हमेशा सुना, फिल्मों में डायलॉग भी मिलते हैं, सतवां नाक,
झील सी आंखें, किताबी चेहरा, वो तो शायरी है ना। पंखड़ी हो। वो तो शेर व शायरी है ना। वो तो शायर अपने उसमें अपनी चीज़ों को बयान करने के लिए उसको एक्सप्लेन, वो देखे ना, मैंने आपको कहा कि ये देखने वाले की आंख पे डिपेंड करता है। वो जो शायर जब ये वाले लफ्ज़ यूज़ करता था तो वो अपने इनर एक्सप्रेशन जज्बात, हाँ जी। वो आप तक बयान कर रहा होता था। उसको देखिए, अब आप कहें कि ये झील सी आंखें, झील सी आंखों के वो उसने अपनी इमोशंस को बयान किया ना, उसने अपने इमोशंस बताए। हाँ, कि मैं उन आंखों में डूबना चाहता हूँ यस, शायद। हाँ, ये झील सी आंखें, ये लंबे लंबे गोरे तो वो तो उनकी है ना। मैंने अभी आपको कहा देखने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या देखना चाहता है। अच्छा, एक चेहरा होता है कि मैंने आप जैसा चेहरा कभी नहीं देखा, मुझे आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा, सारी सारी रात आपका चेहरा आ जाता है, कहीं काम में मन नहीं लग रहा, आपका चेहरा ही ये आंखों के जज्बात सामने। है ये कौन सा उसके। चेहरा है? ये जज्बात है, ये अगले को फटाने वाले जज्बात है। नहीं, ये तो ख्यालात है ना, ये वो ख्याली तस्वर है जो हम बना के अगले तक वो उसको कन्वे करते हैं कि मैंने आपको इस तरह से इमेजिन किया हुआ है। यानी वो चेहरा डॉक्टर नहीं बना सकता। नहीं, वो डॉक्टर वो कभी भी नहीं बना सकता। वो बेचारा बनाएगा तो वो कहेगा कि ये तो मैंने बनाया, मेरा इमेज तो ये था ही नहीं, ये आपने कैसे बना दिया। तो उसको कुछ ना कुछ हमें दिखाना पड़ता है कि मुझे ऐसा चाहिए, तो फिर हम उसको उस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। जो खुराक हम खाते हैं ये सिर्फ एनर्जी या जिस्मानी कुव्वत के लिए होगी, या उस खुराक का चेहरे पे असर होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल 110% होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल कुछ वेजिटेरियंस हैं, वो प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे तो उनमें कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो उस तरह से बिल्डअप नहीं हो सकेगा। अगर हम ऑयली फूड, जंक फूड ज़्यादा लेंगे, हमारे ब्रेकआउट्स हमारे स्किन के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे इनर, अगर मैं बताऊं कि हमारे यहाँ लेफ्टीज ठीक नहीं है, हमारा कोई और जो है वो चीज़ें हुई हैं, तो उससे भी हमारी जो है वो स्किन ख़राब हो सकती है, हमारे बाल ख़राब हो सकते हैं। हमारा डाइट का अगर मैं कहूँ तो 90% रोल है हमारी स्किन और हमारे, क्योंकि स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये एक कवरेज दे रहा है हमारे सारे इनर ऑर्गन्स को। सही। तो अगर यही ख़राब हो जाए तो फिर तो आपके इनर ऑर्गन्स क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, स्किन की जो खुराक है, बुनियादी खुराक क्या है? पानी, वाटर इनटेक। आप जितना वाटर इनटेक आप अपना सही रखेंगे, पूरे जिस्म के हवाले से बात यस, हो रही है। आपका पूरी बॉडी में आपका वाटर रेगुलेट हो रहा है ना। ब्लड सर्कुलेशन आपकी जो है वो होती ही तब है जब आपका वाटर लेवल जो है वो उसका, आप फॉर एग्जांपल अगर डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाए तो सबसे पहले आपके स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो है वो ड्राइनेस का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ बाल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो पानी एक ऐसा बुनियादी ज़रूरत है। सबसे पहली जरूरत पानी। यस, आपकी कितना पानी पी ले एक इंसान 24 घंटे में? जितनी बॉडी रिक्वायर्ड है। ये भी एक वो है कि जी आप जबरदस्ती नहीं कि 16 आप वाटर थेरेपी करेंगे तो आपका वेट रिड्यूस होगा, आप एग थेरेपी करेंगे तो आपका वो जो है वो वेट रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। आप बैलेंस डाइट रखें, वाटर इनटेक भी आप अपना बैलेंस रखें। वो एक कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है एतदाल, वो चाहे रिश्तों में है, चाहे आपकी किसी भी चीज़ में, वो होना ज़रूरी है। उसी से इंसान फ्लरिश कर सकता है, अदरवाइज़ किसी चीज़ से नहीं कर सकता। अच्छा, पहली चीज़ होगी पानी। पानी के बाद भी कोई चीज़ है? यस, पानी के बाद जो है वो आपके जितनी भी आप डाइट्स लेते हैं वो कोलेजन उसमें हो, मल्टीविटामिन्स के साथ जो है जिसमें रिच सोर्स हैं वो आप लें। विटामिन सी रिच सोर्स होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप वो वाली डाइट, वो वाले फूड्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जिसमें प्रोटीन रिच सोर्स है, उसमें फ़िश आ जाती है, वो आप उसको ले सकते हैं जो आपके कोलेजन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हमारी फील्ड में जो हम PRPs कह लें, हम जितने भी प्रोसीजर्स कर लें, उनका जो एंड रिज़ल्ट है ना वो आपके कोलेजन प्रोडक्शन है। आपने हर वो चीज़ इनटेक करनी है जिसमें आपका कोलेजन इन्हेंस हो सकता है, वो बिल्ड हो सकता है, वो प्रमोट हो सकता है, वो वाली रिच सोर्सेज लेने हैं। फिर कुछ टॉपिकल आ जाते हैं, टॉपिकल में सीरम्स आ जाते हैं, क्रीम्स आ जाती हैं जो आप लगाते हैं। खाना भी ज़रूरी है, लगाना भी ज़रूरी है। अगर आप कहो कि सिर्फ खाऊंगा लगाऊंगा नहीं, तो वो भी नहीं है सही। अगर आप कहो कि सिर्फ लगाता रहूं और खाऊंगा नहीं, अच्छा, वो भी नहीं सही। आप देखें, अभी मैंने कहा कि बैलेंस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यानी अब जो सुनने वाले हैं जिनके पास ऐसी सहूलत नहीं है सवारी की, जैसे कार की सूरत में, वो धूप में उनका आना जाना ज़्यादा है, उनके लिए क्या होगा? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। सन ब्लॉक? यस, वो जब भी बाहर उनका सन एक्सपोजर हो वो सन ब्लॉक इस्तेमाल करें।
अपने जो है वो हैट वगैरह का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि जितनी भी ये हमारी रेज हैं वो उनके जो है वो स्किन को कम से कम डैमेज कर सकें। सन ब्लॉक के अलावा भी कुछ लगाए घर जाके? घर जाके अच्छे से फेस वॉश करें, मॉइस्चराइजर्स लगाएं, फिर सन ब्लॉक लगाएं। घर में रहते भी सन ब्लॉक लग यस, सकता है? ये सारी जितनी लाइट्स हैं ये सारी की सारी हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है, तो आप लगाएं। अच्छा। कोई आपका हीट एक्सपोजर है, जैसे फीमेल्स बहुत सारी हैं, वो क्या करती हैं कि वो जब जाती हैं चूल्हे के पास खाना बना रही होती हैं, तो किसी ने फार्मूला क्रीम्स यूज़ करी, किसी की स्किन सेंसिटिव है, तो उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ आप सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे आपके लिए काम कर रहा होता है। लड़कों के हवाले से सवाल है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा शेव करते हैं नीट एंड क्लीन, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, मल्टीनेशनल में जो काम करते हैं, तो उनकी जो स्किन है बहुत सख्त हो जाती है। और आम तौर पर देखा गया है कि बेशुमार लड़कों की स्किन ना सिर्फ सख्त है बल्कि ग्रीनिश सब्ज भी हो जाती है, पक जाती है उनकी स्किन, रैशेज हो जाते हैं, जलन भी हो रही होती है, लेकिन मजबूरन फिर हमें शेव करनी पड़ती है। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज हमारे पास है। हम लेज़र टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जो है उनके बालों की अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो है वो मेल्स पर्सन भी जो है हमारे पास करते हैं। ये नहीं है कि लेज़र सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए भी है। अगर आप अपनी जैसे नेक के जो है वो हेयर्स को आप जो है वो नेक लाइन बनवाना चाह रहे हैं, या जैसे चीक एरिया है मोस्टली जो है वो हमारे पास मेल्स आते हैं, उनका ये वाला पोर्शन जो है वो ये करवाते हैं, तो वो ये करवा सकते हैं। आप रोज़ाना शेव करते हैं, लेकिन उससे जो है वो आपका हेयर फॉलिकल जो है वो जब हो रहा होता है या दोबारा बाहर निकलता है, तो कुछ लोगों की सेंसिटिव हो जाती है स्किन, तो वो बर्निंग और रीचिंग नो डाउट उसमें हो जाते हैं। एग्जैक्ट है क्या लेज़र, और इसमें कोई मजीद चीज़ें भी हैं? लेज़र किसको कहती हैं आप? लेज़र एक टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बाल डेड कर देती हैं? नहीं, उसमें मैं आपको बता देती हूँ, लोगों में दो तरह के कंसेप्ट आ चुके हैं। वो ये समझते हैं कि लेज़र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या लेज़र मशीन के ज़रिए जो है वो किया जाता है जिससे हमारे बाल परमानेंट ख़त्म हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये परमानेंट रिमूवल भी है और परमानेंट रिडक्शन भी है। अच्छा। परमानेंट रिडक्शन कब हो सकता है? जब आप इसके नंबर ऑफ सेशंस, नॉर्मली हम 6 to 8 सेशंस रिकमेंड करते हैं। पेशेंट मेल है चाहे फीमेल है, आपने 8 सेशंस लेने ही लेने हैं। वो 15 to 21 डेज़ के गैप से भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सही। तो जब हम ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट को देते हैं, तो 70 to 80% उनमें रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इट्स कॉल्ड परमानेंट रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है परमानेंट रिमूवल। जब आपका हेयर फॉलिकल डैमेज होगा तो ऑफ कोर्स वो रिडक्शन में जाएगा, जब आपका हेयर फॉलिकल डेड हो जाएगा तो रिमूवल में जाएगा। अच्छा। इट्स अ 2 डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है। एक रिडक्शन है, एक रिमूवल है। डैमेज होगा तो ऑफ कोर्स वो रिडक्शन में जाएगा, डेड होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब वो रिमूवल कब हो सकता है, ये परमानेंट रिमूवल में कब कन्वर्ट होगा? जब आप इसके मल्टीपल सेशंस या इसके मेंटेनेंस सेशंस लेंगे। ठीक है। जो हमारी फीमेल्स और मेल्स नहीं लेते, वो 6 से 8 दफ़ा आते हैं, वो लेते हैं, उसके बाद कहते हैं दैट्स इट, अब ये हो गया। अब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बाल दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। फिर कंसल्ट करना पड़ेगा। वो क्यों आ रहे हैं? वो आपके हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने दोबारा से वैक्स और थ्रेडिंग स्टार्ट कर दी, उसकी वजह से भी आ गए। नंबर 3, आपने उसके मेंटेनेंस सेशंस नहीं लिए, वो उसकी वजह से भी आ रहे हैं। अच्छा, सिगरेट पीने वाली जो लड़कियां हैं, उनके होंठ अगर काले हो जाएं तो दोबारा गुलाबी हो सकते हैं? हाँ, गुलाबी हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको भी कहूँगी कि आप स्मोकिंग छोड़ दें। अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ेगी तो ऑफ कोर्स मैं तो फॉर द टाइम भी आपका ट्रीटमेंट करूँगी ना, मैं परमानेंट तो नहीं करूँगी कि आप सिगरेट भी पीते रहे और मैं आपके होंठ भी गुलाबी करती रहूँ। नहीं, ऐसा नहीं है ना। सिगरेट तो मेरा नहीं ख्याल वो लड़की छोड़ेगी। सिगरेट नहीं छोड़ेगी, नहीं, मुश्किल है। तो वो कहेगी कि मेरे होंठ, मैडम मेरे डॉक्टर तहरा मेरे होंठ गुलाबी कर दे, सिगरेट में पीती रहूँ, तो वो फिर देखिए वो गुलाबी हो जाएंगे, लेकिन वो लास्टिंग टाइम पीरियड कम हो जाएगा ना, 6 मंथ तक हो जाएगा, 8 मंथ तक हो जाएगा, दोबारा आपको फिर उसका टचअप लेना पड़ेगा। सर्जरी होगी या मेडिकेशन ही होगी? नहीं, सर्जरीज नहीं होती है, मेडिकेशंस भी नहीं होती है। इसको हम कहते हैं परमानेंट मेकअप, सेमी परमानेंट मेकअप, ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। अच्छा। इसके बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैं पर्सनली खुद भी इसको प्रेफर करती हूँ उन फीमेल्स के लिए जो वर्किंग है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, लेकिन वो मेकअप नहीं कर सकती हैं या इतना उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन सिगरेट पीती और होठ गुलाबी करने, उनकी बात हो रही है? नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, वो नॉर्मल एक है, उसमें वो भी फॉल कर रही हैं। अच्छा। तो वो क्या करती हैं कि वो आते हैं तो वो परमानेंट मेकअप में वो लिप टिंट, इसको हम कहते हैं लिप ब्लश कहते हैं, वो करवाते हैं, जिसमें नेचुरल आपके जो है वो टोन होती है। आई लैशेस लगवाती हैं, परमानेंट आईब्रोज आ जाते हैं, बीबी ग्लो आ जाता है, तो वो एक तरह से फुल फ्लैज उनका मेकअप हो चुका होता है। परमानेंट मुस्तकिल मेकअप।
मुस्तकिल कह सकते हैं, बट वो भी लास्ट करता है 1 to 2 years। ये भी बहुत अच्छा है, अगर वो नहा भी लें, मुंह भी धो लें तो वो मेकअप रहेगा। हाँ, मेकअप रहेगा, उनके होंठ इसी तरह से रहेंगे। लेकिन आप ये देखें ना कि कभी कोई आप फौतगी पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप नहीं, ऐसी भी कुछ फीमेल्स होती हैं वो इतना डार्क उस पर शेड लगवा लेती है कि फिर वो थोड़ा एम्बेरस भी फील करती है कि इन जगहों पे जब हम जाए तो वो लिपस्टिक लगी हुई बुरी लगती है ना, तो हम नेचुरल टोन में जाते हैं। हाँ, अगर वो परमानेंट मेकअप करवा ले कोई औरत, तो अगर कहीं अफसोस करने जाए तो बेचारी मुंह छुपा के ही बैठेगी कि मैं ज़्यादा अफसोस में हूँ। वो भी, और दूसरा ये, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक क्लोज वन जो है वो अल्लाह ताला के पास चला गया, हाँ आपका जी, हाँ कोई जी। प्यारा जो है दुख वो की चला बात, सही। गया, तो वो फिर एक तरह से सोशल बॉन्डिंग में आ जाता है कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। तो फिर ये है कि हम प्रेफर करते हैं, हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं आप नेचुरल टोन में चले जाएं। और जो स्मोक करती हैं लड़कियां, उनको हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहे तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। लड़कियों की आंखों के गिर्द जो हल्के आ जाते हैं, क्योंकि लड़कों को तो नहीं आएंगे ना, लड़कों को भी आते हैं, तो आंखों के गिर्द हल्के लड़कों आ को भी जाए। आते हैं जो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं इसकी क्या उनको भी वजह होते है? हैं। कहते हैं जी नींद पूरी नहीं है तो उससे आंखों में हल्के पड़ गए, आंखें अंदर धस गई। तो इसकी हालूनेस, एग्जैक्ट वजह क्या है, इलाज क्या होगा? इलाज भी है इसका, और वजूहात इसकी अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी वजह हमारा स्क्रीन टाइम है आजकल यस। नहीं, हल्के तो पहले भी पढ़ते थे जब मोबाइल ही नहीं बना था। नहीं पढ़ते ही होंगे ना इंसान। नहीं, उस वक्त इस तरह के हल्के नहीं होते। तो उस वक्त अगर हल्के पढ़ते भी थे तो लोग इतना नोटिस नहीं करते थे कि मेरे इस तरह के हल्के हैं, और उन हल्कों में और आज के हल्कों में बहुत फ़र्क आ चुका है। ठीक है, उसका सबसे बड़ी वजह जो है वो जो आपके हल्के हैं, स्क्रीन टाइम नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 हमारी स्लीप पैटर्न। अच्छा, ठीक है, स्लीप पैटर्न हमारा जो है वो ख़राब हो चुका है। हम सारा दिन जो है वो सोते हैं, सारी रात हम जागते हैं। और उसके बाद देखें, अल्लाह ताला ने एक आपका नेचुरल सिस्टम बनाया, आपके हार्मोन्स बनाए हैं, आपका स्लीप पैटर्न बनाया। जैसे जैसे शाम होती जाएगी आपको नींद का गलबा आप पे तारी होता जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अंधेरा होगा तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने स्टूडियो में अभी लाइट्स ऑफ कर दें तो थोड़ी देर के बाद आप यहाँ हमें सोए में मिलेंगे। ठीक है ना? तो कुछ चीज़ें हमारी नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से हैं जो हम नहीं समझते, हम उसको कंसीडर नहीं करते, और उसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो हल्के भी उन्हीं में से एक है। हमारा स्लीप पैटर्न जो है वो ख़राब होता है तो उसकी वजह से बन सकता है। हमारा स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा उससे बन सकता है। हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा उसकी वजह से भी हल्के जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब आ जाता है कि उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं या उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। कॉस्मेटिक, अगर आप सर्जरीज़ की बात करें या कॉस्मेटोलॉजी में बात करें या एस्थेटिक में बात करें तो हम क्या उनको प्रोसीजर्स ऑफ़र कर सकते हैं। हमारे पास 2 से 3 प्रोसीजर्स हैं जो हम ऑफ़र करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी हालूनेस, आपके डार्क सर्कल्स आपके लाइफस्टाइल के साथ जो है वो करते हैं, एसोसिएट करते हैं। आप उनका थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा मैं आपका प्रोसीजर करूँगी तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसमें जो हम प्रोसीजर्स रिकमेंड करते हैं, नंबर 1 हम उनको सबसे पहले जो सेफेस्ट प्रोसीजर है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है वो हमारी PRPs मेसोथेरेपीज़ है। अच्छा, ठीक है, उसमें हम पेशेंट का खुद ही उन्हीं का सैंपल लेते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हम इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर जो है वो जो उनकी हॉलोनेस हो रही होती है उस एरिया में जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती है और आपकी वो चीज़ों को बेहतर करती है। एक ही चीज़ है, मेल फीमेल के लिए एक ही ट्रीटमेंट है। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों का रिकमेंड करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं लेज़र थेरेपीज़। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं फिलर्स। हम फिलर्स के ज़रिए उसकी हालोनेस को कम करते हैं। हम यहाँ पे उसकी फिलिंग कर देते हैं, लेकिन वो लास्ट करता है 6 to 8 मंथ्स। 6 मंथ के बाद वो खुद ही फिलर्स आपके डिज़ोल्व हो जाते हैं तो आपको दोबारा से वो प्रोसीजर लेना पड़ता है। तो इसलिए हम पेशेंट को वो रिकमेंड करते हैं जिसका लास्टिंग टाइम पीरियड ज़्यादा है, जिसके साइड इफ़ेक्ट कम है और जो नेचुरल है, जो आप ही की चीज़ों को जो है वो स्टिमुलेट कर लेता है, तो फिर हम वो वाले प्रोसीजर्स उनको ऑफ़र करते हैं। अच्छा, आजकल पहले की निस्बत हमने भी यही ज़िंदगी गुजारी है, आपने भी देखा होगा कि आजकल ज़्यादा है छोटी उम्र की बच्चियाँ, लड़कियाँ, दाढ़ी मूछ उनमें ज़्यादा है और पेरेंट्स खासकर माएँ बहुत परेशान हैं। परेशानी की कई वजूहत होंगी लेकिन हैं तो परेशान। बच्चियों की दाढ़ी मूछ कम उम्र में अब निकल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं। हमारे हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस होने की वजह से हो जाता है, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं। उसमें क्या हो जाता है कि जैसे हमारी डाइट जो है वो ठीक नहीं होती, हम चिकन जो है वो ये खा रहे हैं, ब्रॉयलर खा रहे हैं। ये अच्छा, सुना है इस बारे में बड़ा, ये बात ठीक है या मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें एक वक्त से पहले एक चीज़ को जो है वो आप उसको ग्रो अप कर रहे हैं और वो इंजेक्टेबल्स के थ्रू कर रहे हैं, मेडिसिन के थ्रू कर रहे हैं और फिर वही आप खा रहे हैं। ठीक। अभी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आज से 30-40 साल पहले जो
एक था मेल या फीमेल, उसमें ये वाली इश्यूज कम थे एज़ कम्पेयर टू अभी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी डाइट प्योर नहीं है। हमारी डाइट जो है वो ठीक नहीं है। आप चाहे सब्जियां देख लें, चाहे गोश्त देख लें, इवन आप दूध देख लें। बिल्कुल। अब अगर उसमें भी मिल्क प्रोडक्शन में भी जाएं तो उसमें भी कितने ज़्यादा ऐसे हैं कि वो अपने मिल्क को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए इंजेक्टेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। तो फिर उसका भी वही लेज़र इलाज है छोटी बच्चियों का। बच्ची है 9वीं की, 9th क्लास में पढ़ती है और मूछें हैं बड़ी गाढ़ी। देखिए, हम लेज़र भी जो है, लेज़र थेरेपिस्ट भी जो है ना, वो एक टाइम पीरियड है, एज टाइम है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्ची जो है 7 या 8 ईयर्स की है या 10 ईयर्स की है तो उसका हम लेज़र स्टार्ट कर दें, हम नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके नहीं, अगर हार्मोन्स, कोई माँ बाप आपके पास आ जाता है बच्ची को लेके, बच्ची है 10 साल की, तो वो उसको आप क्या सजेस्ट करती हैं? अगर उसकी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो फिर हम उसको कुछ टेस्ट लिख के देते हैं या उसको हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं कि आप इनका अल्ट्रासाउंड करवाएं या इनको मुआयना करें कि क्या रीज़न है, कोई हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है ना। बिल्कुल। एक नॉर्मल पेशेंट होता है जिसका जेनेटिकली चल रहा है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हम उसके साथ साथ उनकी मेडिकल जितनी भी वो चीज़ें, हम उसको भी रूल आउट करते हैं। चेहरे पे जलने का कोई निशान, चोट का निशान? मैं बचपन में मेरी कज़न के साथ बड़ा लड़ता था, वो ना नाखून के बड़े निशान है नेल्स का। नेल्स का। मेरी खूबसूरती उसकी वजह से ख़राब हुई है। मेरी कज़न थी, बचपन में हम ज़ाहिर दोस्त होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो लड़ते थे बहुत ज़्यादा। ये वो निशान है मेरे चेहरे पे, चोट के निशान, लड़ाई झगड़े का निशान, ज़ख्म का निशान। दानों के निशानात, हैं जी? एक्ने के निशानात। एक्ने कह लें तो ये उसका क्या हल है? उसका हल लेज़र थेरेपी से किया जा सकता है। अगर तो आपका निशान बहुत छोटा है, माइनर है, सुपरफिशियल ही है, तो आप उसको लेज़र के थ्रू कर सकते हैं। आप उसको PRPs के थ्रू, मेसोथेरेपी से इंजेक्टेबल्स आ गए, उसके थ्रू आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कट बहुत ज़्यादा गहरा है तो फिर उसके लिए ऑफ कोर्स आपको जो है वो सर्जरी ही करवानी पड़ती है। प्लास्टिक सर्जन के पास आप जाएंगे तो वही आपके वो ग्राफ्टिंग होती है, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसके ज़रिए वो चीज़ कर दी जाती है। लेकिन ये जो माइनर, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि ये नाखूनों के जो है वो निशान हो जाते हैं या दानों के निशान हो जाते हैं, तो इसके लिए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं उसमें। बिल्कुल साफ शफाफ। देखिए वही वाली बात है, खूबसूरत तो है ही, साफ शफाफ भी जो है उसका भी मतलब क्या है कि 100% रिजल्ट्स तो नहीं आते, लेकिन 70 to 80% रिजल्ट ज़रूर आ जाते हैं। फिर साथ साथ आप अपना ख्याल रखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ तो वो चीज़ें नहीं रहती। अगर आप कहें कि मेरी बेबी स्किन हो जाए और आपकी उम्र हो 40 साल, तो हम बेबी स्किन नहीं दे सकते ना। ये तो समझने की बात है ना। हाँ, अच्छा, अब यानी कि जज्बाती वाबस्तगी उम्र में फर्क आ जाए। हाँ, आप मेरे पास आए, आप कहें कि जी देखिए मैंने देखा था आपने ये ऐड लगाया वो, तो उसमें ये चीज़ थी, मुझे तो बेबी स्किन चाहिए। तो फिर बेबी स्किन के लिए फिर आपको उसी तरह का बेबी की तरह फिर हमने आपको कह दिया कि दोबारा आपने पैदा होके आना पड़ेगा। नहीं, पैदा तो आप दोबारा नहीं हो सकते, लेकिन फिर ख्याल आपको उसी तरह से रखना पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट या क्लाइंट आया हो कि केस स्टडी है, बताइएगा कि ऐसा कोई आया हो आपके पास, उसने कहा कि मैं ये हो जाए, मेरे चेहरे पे ये हो जाए, मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, मैं बड़ा खूबसूरत हो जाऊँ, तो दिल में आपने सोचा हो कि यार तू तो रहने दे, नहीं की करांगी मैं तेरा, ये कुछ भी नहीं होना, लेकिन चलो कोई ऐसा केस स्टडी है नहीं, जिसको देख के इसके तो बहुत ही बुरे हाल है, मैं इसका क्या करूँ? नहीं, जिसके बहुत ज़्यादा बुरे हाल होते वो ये भी नहीं कहता कि मैंने शाहरुख खान बनना है या मैंने जो है वो हीरो सुपर हीरो, हाँ, या मैंने कोई मिस यूनिवर्स बनना है, ऐसा नहीं होता। वो थोड़े से रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आते हैं, लेकिन थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो हम पहले काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, उनको हम मेंटली सेटिस्फाइड करते हैं। पहले उनको हम बताते हैं कि हम आपके लिए हैं, हम आपको अच्छी सर्विसेज देंगे और हम उन लोगों से आपको ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। सही। तो वो उनका कॉन्फिडेंस खुद ही डेवलप होना शुरू हो जाता है जब वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 पे पहुंच जाते हैं। हम 0 से 10 पे उनको नहीं लेके जा सकते सबसे पहले आप उनको नॉर्मल करते हैं कि आप अच्छे हैं। हम 0 से 10 पे उनको एकदम नहीं लेके जाते, हम स्टेप बाय स्टेप उनको बताते हैं आप अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, हाँ ये जो आपके साथ हादसाती तौर पे ये वाली चीज़ें हो गई है, इसको हम मिनिमाइज करेंगे। हम 100% रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन हम इसको मिनिमाइज करते हैं। हम देखते हैं, लेट्स ट्राई, आप हमारे साथ चलें तो सही, आप अपनी जर्नी को स्टार्ट तो करें हमारे साथ। अच्छा, ये जो भवें बनवाना कहते हैं ना इसको, हाँ, इसको तो ये हर गली मोहल्ले में बन रही हैं और हर लड़की का ये मसला है। बिल्कुल शुरफा घरेलू ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात कर, वो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग लड़कियाँ भी ये इस चीज़ पे लगी हुई हैं कि भवें बनवाती हैं। तो ये मुस्तकिल भी हो सकती है। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर दूसरे घर में भवें बनवाने वाली बाजी बैठी है। मेरा ससुराल कराची है, मैं बेगम को ले गया कराची, तो मेरी बेगम गई हुई थी भवें बनवाने। जब वापस आई तो मैंने देखा कुछ चेंजिंग लग रही है चेहरे पे। अब कुछ करवा के भी कहती हैं भवें बनवाई हैं फ़लानी जगह से। मैंने कहा कितने रुपए लगे?
कहती 5 रुपये इसके, 5 10 रुपये में 2 भवें, यानी कि कंपटीशन इतना है कराची में, क्योंकि हर दूसरे घर में भवें बना रही हैं, तो ये मुस्तकिल नहीं हो सकती? हो सकती है, एक आगे दफ़ा ये बना दें और बस रहें। बिल्कुल आ गई हैं। उसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, सेमी परमानेंट मेकअप। सेमी परमानेंट यस, मेकअप, सेमी अच्छा। परमानेंट मेकअप में जो ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं, जो आप कह रहे हैं भवें बनवाना, आईब्रोज बनवाना। सालों साल पहले लोग जो है वो पार्लर सैलून्स में जाके आईब्रोज बनवाते थे। जी जी। अब वो गली मोहल्ले में 5 रुपए में वो बना 5 रुपए वाला भी अब सिस्टम खत्म हो गया। अब वो कहते हैं कि हमें परमानेंट ऐसा हल बताएं कि हमें ना जाना पड़े ना जाना सैलून्स पड़े, में, कम से कम जाना पड़े। यस, कम से कम जाना पड़े। तो उसके लिए जो है वो कॉस्मेटिक अगर प्रोसीजर्स में देखा जाए तो माइक्रो ब्लेडिंग, माइक्रो इट्स ब्लेडिंग। कॉल्ड माइक्रो ब्लेडिंग, माइक्रो शेडिंग, 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। इट्स काइंड ऑफ सेमी परमानेंट मेकअप। इसमें जो है वो हम मैनुअली भी करते हैं, उसको हम माइक्रो ब्लेडिंग करते हैं, और जो मशीन्स के ज़रिए करते हैं इट्स कॉल्ड शेडिंग। तो इसमें जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है, या लोगों की नंबर ऑफ क्वेरीज मेरे पास आती हैं, वो क्या चीज़ होती है कि मैडम ये टैटू है, अच्छा, इससे क्या नमाज नहीं होती, ये हराम है, ये वाले कंसेप्ट आते हैं, क्योंकि आप एक पिगमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर और स्किन के अंदर। तो फिर हम उनको ये गाइड करते हैं कि टैटू जो है वो नॉन रिमूवेबल है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ये फेड हो जाता है, तो इट्स को आप करवा सकते हैं। और इसमें फिर हर किसी का फेड होता है, ये बॉडी में डिजॉल्व होता है, क्या होता है? फेड होता है, डिसॉल्व काइंड ऑफ, या फेड एक ही चीज़ है कि वो सन एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, स्किन ऑयली हो रही है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ रीजंस होती हैं जिसमें जो है ये आपका पिगमेंट जो है वो फेड हो जाता है। लेकिन ये लास्ट करता है 1 ईयर तक, 1 साल तक ये आपकी आईब्रोज की शेप रहती है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो नहीं करवाते, जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर अब मैं आपको बताऊं तो इस टाइम पे जो आईब्रोज की शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो पॉइंटेड थी। तो ये डिफरेंट एक आपके जो है वो आपकी शेप पे डिपेंड करता है, आपको शेप कौन सी पसंद है, और ये शेप ही आपके पूरे के पूरे फेस को जो है वो, आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो ग्रूम करती है। जैसे आपने कहा मेरी मिसेज जो है वो करवा के तो कुछ चेंज फील हुआ, तो अगर आपकी शेप जो है आईब्रोज पूरा का पूरा आपका फेस आइडेंटिफाई करता है कि आप जो है वो, अगर आपके आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिन या इस तरह से पॉइंटेड बने होंगे तो आपकी पर्सनालिटी शार्प लगेगी। बिल्कुल सही। अगर आपके थोड़े से थिक होंगे तो आप इनोसेंट लगेंगे। तो ये भी पेशेंट्स की एक हमारे पास माइंडसेट आता है कि मुझे शार्प नहीं लुक देनी, आप मुझे ऐसा बनाएं कि मैं इनोसेंट लगूं। तो हम वाह, वाह, उनको वाह। उनके मुताबिक मॉडिफाई करते हैं, उनके मुताबिक उनकी रीशेपिंग कर रहे होते हैं। जहाँ अच्छा, इसके अच्छा। बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये जो बार बार मेकअप करना पड़ता है ख़वातीन को, कोई फील्ड की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, किसी को शौक भी होता है, वो अपने तौर पे तो कोई लड़की खूबसूरत बनना चाहती है, बन गई, तो मेकअप का नुकसान उसको वक्ती तौर पे, उसको वक्त के साथ साथ उसका नुकसान ज़्यादा है या उसकी वक्ती तौर की खूबसूरती ज़्यादा है? मेकअप का नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा? देखिए, अगर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूँ तो हमारी रिक्वायरमेंट है मेकअप, जी। ठीक है। अगर मेरी स्किन अच्छी होगी, मेरे डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, मेरे बाल अच्छे होंगे, तो मेरा जो पेशेंट आएगा मैं उसको कन्विंस भी कर पाऊंगी ना कि आपको मैं ऐसे स्किन दूंगी, आपको ऐसे बाल आपके बनेंगे, आपके डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। हमारे हमसाए में एक दुकान थी, बाल लंबे करने का तेल दस्तयाब है, दोनों बाप बेटा गंजे थे। तो बोर्ड लगाया घर के दुकान के बाहर बकायदा। तो देखिए ना, अब ये भी तो हमारा माइंडसेट है ना कि अगर उसने लगा लिया बेचारे ने और वो खुद गंजा है और फिर भी लोग उससे ले रहे हैं, तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसका रिस्क चल रहा है। रिस्क भी चल रहा है। लेकिन कोई पूछने वाला ये नहीं उससे पूछेगा कि भाई अगर लंबे बाल हो सकते तो आपके क्यों नहीं हुए। हाँ, बिल्कुल तो पूछता देखिए है। ना, इस तरह की क्वेश्चनिंग से बचने के लिए ऑफ कोर्स हमें अपने ऊपर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं पेशेंट को कहूँ कि आपकी स्कार्स खत्म हो जाएंगे, डलनेस खत्म हो जाएगी, तो अगर मेरे अपना स्किन ऐसी होगी तो उन्होंने कहना है आपकी क्यों नहीं हुई। अब हाँ, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही जाएगा ना। अब जैसे मैं माइक्रो ब्लेडिंग करती हूँ तो मेरे 80 to 90% पेशेंट आके यूँ मुझे देखते हैं, वो कहते हैं मैडम आपने क्यों नहीं करवाई। तो मैं उन्हें फिर एक ही बात कहती हूँ कि अगर मैं किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ूंगी और मेरी शेप खराब होगी तो आपने आके कहना मैडम कि अपनी तो शेप खराब है, ये मेरी भी शेप खराब करेंगी, खराब करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से ये अपनी पसंद भी होती है, आपकी टाइम रिक्वायरमेंट भी होती है। आपने मेकअप का पूछा कि ये कितना इफेक्टिव है और कितना नहीं, तो आपने इसको नो डाउट आप मेकअप का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अच्छा मेकअप करें, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप करें। ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपकी स्किन के ऊपर कैसा मेकअप जो है वो सूट कर सकता है। सही। अगर आपको अपना स्किन का ही नहीं पता, स्किन टाइप ही नहीं पता, और आप देखा देखी कि अच्छा ये आजकल फाउंडेशन बहुत इन है, मैं नाम नहीं लूँगी, जी 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 जी। लेकिन ये फाउंडेशन बहुत इन है या ये
जो है मस्कारा बहुत इन जा रहा है, ये लिपस्टिक बहुत इन जा रही है, आप उसको लेते हो, आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो उसको लगा लेते हो और वो रिएक्शन कॉज कर देता है, वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होता। तो दोनों चीज़ें, ना मेकअप सही रहता है ना आपकी आफ्टर केयर सही रहती है। तो हमें अपनी स्किन को जो है वो बेहतर रखने के लिए आप मेकअप ज़रूर इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप घर आएँ तो प्रॉपरली उसको जो है वो क्लीन आउट करें, अच्छे मॉइस्चराइजर्स, अच्छे टोनर्स, अच्छे सीरम्स को इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि ओवर द नाइट आपकी स्किन एक अच्छी रूटीन केयर में रहे। ये ऑयली स्किन क्यों होती है? ऑयली स्किन क्यों होती है? स्पेशियस ग्लैंड्स हैं ऑलरेडी हमारी स्किन के अंदर। हमारे जितने भी हमारे जो है जैसे हार्मोन्स हैं, इसी तरह से डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, तो क्या होता है कि वो ऑल द टाइम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑयल नहीं होगा तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। अगर फॉर एग्जांपल हम फेस की बात करें तो ऑयल, अगर मॉइस्चर ख़त्म हो जाए हमारी स्किन के अंदर तो वो रफ़ हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है। ये तो नॉर्मल हो गई ना बात। उससे रिंकल्स, फाइन लाइंस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मल से ज़्यादा हम उसको ऑयली कहेंगे ना? नॉर्मल लिखा होता है, मैं कोई क्रीम लेने गया हाँ, हूँ, मैं उसमें ये होता है कि अगर आपकी स्किन फॉर एग्जांपल कहते हैं जी आपकी ऑयली स्किन है, आपने नॉर्मल करनी है। उसमें नहीं, नॉर्मल नहीं, उसमें हम पेशेंट से पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, जब वो हमारे से प्रोसीजर लेने आता है तो हम पूछते हैं आपकी स्किन टाइप कैसी है। हम कहते हैं नहीं पता। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, नहीं पता, नहीं पता। फिर हम कुछ उनसे रिलेटेड हम सवाल करते हैं कि जब आप मुंह धोते हैं तो क्या आपको अपनी स्किन में खिंचाव फील होता है? जी, खिंचाव होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या नाक के ऊपर ये ऐसे करें तो थोड़ी चिकनाहट फील होती है? जी, होती है। ये कुछ हमारे हैं वो, ठीक, कि हम उनसे एक हिस्ट्री लेते हैं जिसके ऊपर हम कहते हैं कि हाँ ये स्किन ऑयली है और ये स्किन ड्राई है। सही, ठीक है, तो उसमें फिर कुछ कॉम्बिनेशन, उसमें स्किन टाइप्स है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बो स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। उसके अलावा फिर हम उनसे जो है कुछ उनकी रूटीन केयर पूछते हैं, फिर उनसे कुछ उनकी प्रोडक्ट्स पूछते हैं कि अगर ऑयली स्किन है तो क्या ऑयली स्किन के लिए, लोगों में ये कंसेप्ट नहीं है, उनको ये चीज़ नहीं पता, उनको आइडिया ही नहीं है कि अगर ऑयली स्किन है तो हमने प्रोडक्ट क्या यूज़ करनी है। वो क्या कर रहे होते हैं, ऑयली तो ठीक है नेचुरल है ना, आपकी स्किन ऑयली है। अब वो ज़्यादा ऑयली कब हो जाती है या वो प्रॉब्लमेटिक कब होती है? जब आप उसी के ऊपर ऑयली या क्रीमी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक, यानी कि खुराक से ताल्लुक आ जाएगा। नहीं, ऑयली है स्किन, आप प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं? क्रीम, ओके, वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, चेहरे पे लगाने के लिए, लिए वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं। आप सन ब्लॉक क्या यूज़ कर रहे हैं? क्रीमी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो तो एक ऑलरेडी एक ऊपर फिर लेयर आपको क्रीमी फॉर्म में देगी, अंदर से फिर आपके स्पेशियस ग्लैंड्स ऑल द टाइम ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑयली हो जाएगी ना। ठीक है, जब एक्स्ट्रा ऑयली होगी तो वो क्या प्रॉब्लमेटिक आपके साथ आ सकते हैं, आपकी स्किन जो है वो ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, दाने निकल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो पेशेंट के साथ जो है वो फील होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर अगर उनकी स्किन ड्राई है तो वो क्या करेंगे? सीरम्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये भी नहीं होना चाहिए, अगर स्किन ड्राई है तो आप क्रीम्स लगाएं, मॉइस्चराइज उसको। ऑयली स्किन हो तो फिर सीरम लगाएं। ऑयली स्किन है तो सीरम लगाएं सर, और अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप क्रीमी फॉर्म में जाएं। आप मेकअप भी यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसमें जाना है, आपने अगर सन ब्लॉक भी यूज़ करना है तो फिर वो आपने क्रीमी फॉर्म में यूज़ करना है। बिल्कुल ठीक। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है बताई जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल जी, कॉस्मेटिक्स, सर्जरीज, एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स सब आपके लिए बने हैं। बहुत सारे पेशेंट थोड़े से पैनिक होते हैं अपनी चीज़ों को लेके। जब हमारे पास आते हैं हम उनको रिजल्ट्स भी देते हैं, हम देने की कोशिश करते हैं। हम उनसे ऑफ कोर्स हम जब उनसे पैसा ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम 110% रिजल्ट्स दें। लेकिन जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते फॉर द टाइम भी किसी भी रीज़न की वजह से, देखिए एक मेडिसिन आप यूज़ करते हैं वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो दवाई गलत है, आपकी बॉडी ने उसको पिक नहीं किया। इसी तरह से हम लोग भी हैं, हम आपको एक अच्छे से अच्छा जो है वो प्रोसीजर गाइड कर सकते हैं, बहुत सारे हम आपके ट्रीटमेंट्स आपके लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स ना आए या कोई चीज़ आपके लिए ऐसी हो तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इनर लाइन या इंटरनली कोई इश्यूज़ आपके चल रहे होंगे। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आपको 100% रिजल्ट्स नहीं दे सकता, वो एक्सटर्नल आपके प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं, हम इंटरनल आपको ठीक नहीं प्रोसीजर्स के ज़रिए कर सकते हैं। वो इवेंचुअली आपने खुद अपनी चीज़ों को करना है। हम टॉपिकल आपके एक्सटर्नल आपके प्रोसीजर्स करते हैं। तो एक ये वाली काउंसलिंग, ये माइंडसेट, ये समझने की ज़रूर है। ये मैं कहती हूँ कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स लेते हैं कि ये सेशंस पे डिपेंड करता है।
कोई भी प्रोसीजर्स लें तो वन टाइम सेशन नहीं हो सकता, वन गो प्रोसीजर्स नहीं हो सकते। आप प्लीज़ मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होके आएँ कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, आप किसी एस्थेटिक फिजिशियन के पास जा रहे हैं, वो 110% कोशिश करेगा आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, लेकिन उसके साथ आपकी एफर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी चीज़ें अपने डॉक्टर पे डाल देंगे कि मैं आ गया हूँ, मैंने ये अमाउंट दे दी और मुझे ऐसा दिखा दे, वो नहीं होता। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट से डॉक्टर ताहिरा कंवर के जो आपके सवालात इन तक पहुँचे, इन्होंने जो जवाब दिया, उम्मीद है कि आप इनके जवाबात से मुत्तफ़िक होंगे, उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ईद के बाद इनका एक और पॉडकास्ट आपके तमाम सवालात की मद्देनज़र दोबारा रखें। और अब हम इनसे भी इजाज़त लेंगे। मैडम, कोई पैगाम देना चाहें? मैं ज़रूर पैगाम देना चाहूँगी, क्लिनिक्स पे हमने डिफरेंट ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स जो है वो मेरे सारे पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। मैं पेशेंट्स तो नहीं कहूँगी, उन खूबसूरत लोगों के लिए अवेलेबल है जो लेना चाहें और अपनी खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस करना चाहें, वो मेरे क्लिनिक्स पे ज़रूर विज़िट करें। स्पेशल ऑफ़र्स, स्पेशल डिस्काउंट्स आप लोगों के लिए हैं। जी मैडम का पैगाम भी आपने सुन लिया, हम इसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।